लखीमपुर खीरी सानहे मामले के मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को समाअत करेगा। सीजेआई ने कहा कि वो मामले को लिस्ट करने को कहेंगे। अर्जी गुजार के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को यह भी जानकारी दी कि जुमेरात को केस के एक गवाह पर रात में हमला हुआ है, लिहाजा मामले की समाअत जल्द की जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा है। इस मामले में फैसला मंगल के रोज आने की तवक्को है। इस मामले में अदालत में आज भी समाअत हुई और नवाब मलिक के वकील ने दलाइल पेश किए। कल अदालत में ईडी की जानिब से नवाब मलिक की अर्जी को मुस्तरद करने की अपील की गई थी। एजेंसी के मुताबिक नवाब मलिक की अर्जी काबिले समाअत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक रोड शो किया। वज़ीर-ए-आज़म मेरा गांव मेरा गुजरात सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सरदार पटेल स्टेडियम से खेल महाकुंभ का भी इफ्तिताह करेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी इंतखाबात की तारीख का ऐलान 9 मार्च को शाम 5 बजे होना था, लेकिन इसी दिन 1 घंटा पहले मरकज ने रियासती इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा और तीनों सिविक बॉडीज को यकजा करने और इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ऐसा करने पर राजी हो गया। अगर इंतखाबात मनसूख होते हैं तो ये ठीक नहीं होगा और ये इलेक्शन कमीशन की कमजोर कारकर्दगी की तरफ इशारा करते हैं। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। आज 3 नगर निगम हैं दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मकसद तीनों नगर निगम एक साथ करने का नहीं था। अगर करना होता तो 7 साल में कर लेते ये लोग। मकसद था चुनाव टालने का। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों चीजें अच्छी नहीं हैं। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं है जनतंत्र के लिए। पंजाब के आप रुकन असेंबली मनविंदर सिंह से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के लिए दिन रात मेहनत करनी है। के लिए मनविंदर सिंह जी हैं जो कि पायल से विधायक चुने गए हैं। एक बड़ी जीत हासिल की है आपने, प्रचंड बहुमत हासिल किया है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जी से क्या बातचीत हुई? अरविंद केजरीवाल जी से रस्मी मुलाकात थी कि जैसे अभी हमारी सरकार बनने जा रही है, उस सरकार के संबंध में लोगों की हमारे साथ बहुत सी उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं कि पंजाब में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। रेता चोरी हर जगह पे ऊपर आप देख सकते हो कि काला बाजारी चल रहा है, रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है, लोगों में हाहाकार मची हुई है हर जगह पे। उसको सुधारने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के संबंध में आज मीटिंग थी कि ये जो हमारी
इलेक्शन थी जिसमें हमने पूरी मेहनत की। ये मेहनत अभी खत्म नहीं हुई, ये आज शुरुआत हुई है। ये मेहनत जो इरादे करके आप लोग चुनाव में उतरे थे, अब वो पूरा करने का समय है। कैसे ठीक करेंगे, कैसे दुरुस्त करेंगे पंजाब को? पंजाब में हम दुरुस्त करेंगे। एक एक वादा जो है आप आने वाले दिनों में देखोगे कि पूरा होगा, और वादा भी पूरा होगा, और हमारे केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मनिंदर जी, मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं आप? क्योंकि तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल होगा उसमें हमें जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि सबने, कार्यकर्ता की बात करें, ब्लॉक लेवल की बात करें, बूथ लेवल की बात करें, सबने बड़ी मेहनत की है। जो राज देता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या कट जाई। हम तो गुरु ग्रंथ साहब पे मानने वाले लोग हैं। हमें किसी ओहदे की, किसी पद की लालसा नहीं है, तो इसलिए कोई इस दौड़ में नहीं है। हम अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए क्या कहेंगे? कैसे आप देखते हैं कि किस तरीके से उनकी अगुवाई में 5 साल चलना है पंजाब में? हमारे जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो लोगों के मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने उनको चुना है। और आइए आपको दिखाते हैं कि सिद्धू इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਆਓ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਕਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸੱਦੋਗੇ ਇਹਦੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਲੇ ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਚ ਦਫਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ? ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਬਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜੂ। ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਸਮਝਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਹੋਪ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ 90-92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰੀ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਠਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਫਿਰ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ। तो सिद्धू मीडिया से बातचीत करते हुए हार की वजूहात पर उन्होंने बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, पॉलिटिक्स ऑफ होप का जिक्र किया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने अपनी मुबारकबाद पेश की। कहा कि आम आदमी पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। लगातार अहम खबर से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। एक और अहम खबर, सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील नौ के मामले पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्तों का वक्त मांगा है। मरकज की पैरवी कर रहे वकला ने अदालत को बताया कि कोरोना वबा और रियासतों के असेंबली इंतखाबात की वजह से कमेटी की तश्कील में ताखीर हो रही है। मुफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत के दौरान वकला ने अदालत को बताया कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में काम कर रही है। सेंट्रल हज कमेटी मार्च 2020 से नहीं है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, मरकज की पैरवी कर रहे वकला ने अदालत से क्या कुछ कहा है? देखिए, ये जो मामला है दरअसल एक मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक रुकन नौशाद आजमी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसमें कहा गया था कि मार्च 2020 से ही हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं है। हालांकि इसकी तश्कील नौ का जो काम है वो 2019 में ही होना था, लेकिन 2 बार एक्सटेंशन दिया गया हज कमेटी को, और मार्च 2020 से 4 महीने पहले एक्ट के हिसाब से ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील हो जानी चाहिए थी। आज इस मामले में अहम समाअत हुई है जिसमें वजारत इक़लीमी उमूर और मरकजी हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो इस सिलसिले में कोशिशें कर रहे हैं और हमें 8 हफ्तों का वक्त दिया। यानी एक तरीके से वजारत और मरकजी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है
कि 8 हफ्तों के अंदर मरकजी हज कमेटी को बना दिया जाएगा। ये एक अहम बात है और कहना चाहिए कि अभी जैसे कि सऊदी अरब में आपको मालूम है कि कोरोना वबा की वजह से जो तमाम पाबंदियां थी वो हटा ली गई, चाहे मास्क की पाबंदी हो या फिर फासले की पाबंदी हो, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो तमाम चीजें हटा ली गई। तो पूरी उम्मीद है इस बार हज के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे और उस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील जो है वो 8 हफ्तों के अंदर हो जाएगी। ये एक अहम बात है। 8 हफ्तों बाद बात होगी। हालांकि एक्ट के हिसाब से जिस तरीके से वजारत कोशिश कर रही है एक नया एक्ट भी लेकर आए, लेकिन वो तमाम चीजें अलग है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि 8 हफ्तों के अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तश्कील नौ हो सकती है। जी खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने भीख मांगने वाले बच्चों पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत के जरिए सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को न सिर्फ स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है, बल्कि महकमा खवातीन और चाइल्ड डेवलपमेंट के जरिए इस ताल्लुक से एक मबसूत प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जा सके। हुकूमत ने इस सिलसिले में बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। मध्य प्रदेश वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग इस ताल्लुक से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि वो नौनिहाल जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, जिन्हें अपने जीवन को संवारने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ऐसे यदि बच्चों के साथ किसी तरह की दबाव में या उनको किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व किया जाता है जो उनके बचपन को ख़त्म करता है, ये मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसलिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करके उनके भविष्य के सुव्यवस्थित निर्धारण के लिए उन्हें स्कूल भेजा जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि में सम्मिलित ना हो। और हमारे साथ मौजूद है भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, बेहद अच्छी शुरुआत की गई है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, क्या कुछ कहा गया है? है ना, हम बता दें कि 2 रोज कबल यानी 9 मार्च को मध्य प्रदेश हुकूमत ने जब बजट पेश किया तो पहली बार उसमें चाइल्ड बजट अलग से पेश किया गया और उसमें मध्य प्रदेश की हुकूमत के जो 19 महकमे हैं उसमें बच्चों के ताल्लुक से जो भी कुछ भी था उसको अलग से बजट पेश किया गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो हुकूमत ने बच्चों पर जो है बच्चों की तालीम, बच्चों की स्कॉलरशिप को लेकर, उनके जो मकवी ग़िज़ा को लेकर जो है रिहेबिलिटेशन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अगर बच्चे जो है सड़कों पर भीख मांगते हैं तो उनको जो है स्कूल भेजा जाएगा और उसकी लिए जो है महकमा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो है वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जरिए जो एक प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है ताकि इन बच्चों को जो है एक जगह पर रखकर उनसे जो भीख मंगवाने के जो लोग काम करते हैं, चाहे वो जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही हो या वो लोग जो शौकिया तौर पर अपनी जरूरत के लिए भीख मंगवाते हैं, उसको खत्म करने का एक प्लान है और इसके लिए हुकूमत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ा कदम है, अच्छा कदम है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है। उन बच्चों को जब तक सरपरस्ती नहीं होगी तब तक इस अहम कदम का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो एक अच्छी शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। देखते हैं कि क्या ये पूरे हिंदुस्तान में भी लागू हो पाता है, जिसकी बेहद जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बिहार असेंबली में आज अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा आराई की। MIM के रुकने असेंबली अख्तरुल ईमान के हमरा पूरे अपोजिशन ने हंगामा किया और 12:30 बजे के बाद ऐवान की कार्रवाई चलाने को लेकर सवाल उठा दिए, जबकि असेंबली के स्पीकर ने इत्तेफाक राय से ऐवान की कार्रवाई चलाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन अरकान नहीं माने। अपोजिशन की मांग के खिलाफ बीजेपी के अरकान वेल में दाखिल हो गए। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने गौशाला का मामला उठाया था, जिसके जवाब में अपोजिशन ने जुमे की नमाज पढ़ने का मामला उठा दिया ताकि ऐवान की कार्रवाई में रख न पड़ सके। कोई आरोप नहीं लगाया। सदन जो है नियमावली के अधीन है और नियमानुसार चलाया जा रहा है। नियमावली के भाग 4 और नियम संख्या 16 में उल्लेख है कि सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से प्रथम पाली में 1 बजे तक चलाई जाएगी, लेकिन जुमा के दिन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलाई जाएगी। ये नियम 16 में बाजाब्ता उल्लेख है। नियम बनाने वालों ने इसको नियम बना दिया है, क्योंकि फ्राइडे प्रे का टाइम होता है। इसलिए इस परंपरा को तोड़ना
कहीं से भी मुनासिब नहीं है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी भी राज्य का विधानसभा हो, 12:30 बजे शुक्रवार को कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, 2 बजे से चलता है। और इस बार जो है सदन की सहमति बता करके इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। जो विधानसभा की परंपरा है कि 12:30 बजे खत्म कर दिया जाता है, उसी पर रहना चाहिए। नहीं, सदन स्थगित करने की बात नहीं है। 12:30 बजे तक जो सदन का टाइम हम लोग का 1 बजे तक का होता है, वो 12:30 बजे तक जुम्मा के दिन पढ़ने का है। और विधान परिषद में जो है आज का सदन 11 बजे से शुरू होता है। लेकिन कुछ हमारे अल्पसंख्यक सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हम लोगों को पहले हम लोग का शून्यकाल पढ़वा दिया जाए, तो माननीय अध्यक्ष जी ने शून्यकाल को पढ़वा दिया। और बड़ी ताज्जुब की बात है, जो माननीय सदस्य महबूब आलम जी और अख्तरुल ईमान जी ने अपना काम पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम होने के बाद नमाज भी पढ़ने नहीं गए। और जब अपना समय पास कर लेने के बाद जब हम लोगों की बारी आई, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। देखिए, ये स्थापित परंपरा और नियम की बात है, नियम में भी है और नियम में है, पहले से परंपरा भी है कि लंबे समय से शुक्रवार के दिन 12:30 बजे नमाज के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता रहा है। एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। महबूब आलम साहब 12:40 तक अपना ध्यानाकर्षण मूव किए। उसके बाद जब हम लोगों का गौशाला का मैटर था कि गौशालाओं में जो है सही से जो जमीन अतिक्रमण है, गौशाला का मैटर था, तो सब विपक्ष वाले खड़े हो गए, कह नहीं हम लड़े, दुअर्थी चलेगा, ये सब नहीं चलने वाला है। आपका मैटर था तो आप 12:40 तक पढ़वा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना वही है कि ये लोग जो है ये धर्म के नाम पर, गौशाला का मैटर है तो 12:30 के बाद नहीं चलेगा, उनका मैटर है तो 1 बजे तक चलाइए। ये चलने वाला बात नहीं है, ये नहीं चलेगा इस देश में और इस राज्य में। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया के सामने आई। मायावती ने कहा कि नतीजे हमारी उम्मीद के बरखिलाफ आए हैं। मायावती ने कहा मुस्लिम वोट एसपी के साथ किया, लेकिन मुस्लिम और दलित मिल जाते तो हालात अलग होते। मायावती ने कहा बीएसपी के बारे में गलत तशहीर की गई, मगर बीएसपी कारकुन हिम्मत ना हारे, एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। और कल यूपी विधानसभा आम चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी ज़रूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें। और उसके लिए वे किसी भी हद तक गिरकर अपना गंदा व घिनौना आदि खेल खेलते रहते हैं। इसलिए यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है। असेंबली इंतखाबात के नतीजों पर रद्दअमल देते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बीजेपी को पंजाब में क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये सोचने वाली बात है। संजय राउत ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने में मायावती और ओवैसी का बहुत बड़ा किरदार रहा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है, 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में।
वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी सीएम हार गए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने, मतदारों ने पूरी तरह से नकारा, रिजेक्ट कर दिया। ये चिंता की बात है। इतनी बड़ी ताकत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब ने वहाँ झोंक कर प्रचार किया था, फिर भी पंजाब में आप क्यों हार गए? और इस वक्त की बेहद अहम खबर, भगवंत मान पहुंचे अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर। आपको बताएं कि पंजाब में मिली तारीखी जीत के बाद मान दिल्ली पहुंचे हैं। पंजाब फतेह के बाद केजरीवाल से उनकी ये पहली मुलाकात है। तो अहम खबर, भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और पंजाब में जो तारीखी जीत दर्ज करवाई है आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद केजरीवाल से भगवंत मान की ये पहली मुलाकात है। हमने देखा था कि किस तरह से जब उनका नाम जो है वो उसका ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने कि ये हमारी तरफ से पंजाब के सीएम के तौर पर इनका चेहरा रहेगा, उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे थे कि भगवंत मान पर सभी की नजरें लगी हुई थी और अब अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम समझी जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। कर्नाटक स्टेट रायतू संघ के रियासती सदर कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि किसानों को अपने जायज हुकूक के लिए लगातार जद्दोजहद करने की जरूरत है। कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर रायचूर में किसानों से एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक स्टेट रायतू संघ की जानिब से रियासत में तीनों ज़रूरी कवानीन से दस्तबरदारी तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों के एहतजाज के पेश नज़र ही तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लिया, जबकि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से उसको रूबा अमल लाने की कोशिश ताज्जुब खेज है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने महात्मा गांधी बस स्टेशन पर खवातीन मुसाफिरों की सहूलत के लिए बेबी ट्रॉली सर्विस शुरू की है। ये सर्विस उन खवातीन के लिए है जो कि भारी सामान और अपने छोटे बच्चों के साथ सफर कर रही हैं। टीएसआरटीसी के रीजनल मैनेजर ने कहा कि चूंकि बस स्टेशन बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने खास खवातीन के लिए ये सहूलत शुरू की है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।